Guys, this is Ritu Tamrate and you are welcome to my channel Social Studies with Ritu. So we are here in the chapter called Antarctica. So first part I have already uploaded. So before watching this second part, you must watch my first part of Antarctica so that you could have better understanding of the second part and the whole of the chapter. Fine? So let's start. फिजिकल फीचर्स क्या क्या हैं अंटार्कटिका में, आज हम लोग ये देखेंगे. ठीक है. फिजिकल फीचर्स क्या होता है, जो लैंड फॉर्म्स होते हैं उसको हम फिजिकल फीचर्स बोलते हैं. क्या क्या लैंड फॉर्म्स हैं अंटार्कटिका के अंदर. तो ये जो कॉन्टिनेंट है, दिस कॉन्टिनेंट इज परमानेंटली फ्रोजन एंड द लैंड सरफेस इज कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स हुज थिकनेस वेरीज फ्रॉम 2000 मीटर टू 5000 मीटर्स. तो ये जो कॉन्टिनेंट है, बोलते हैं जो हम लोग जो फोटो देखे हैं आज तक, साइंटिस्ट बताते हैं, क्योंकि दे हैव ओनली बीन टू अंटार्कटिका, वी हैव नेवर बीन टू अंटार्कटिका नॉर कुड वी गो देयर. हम लोग जा भी नहीं सकते वहाँ पे. तो वो लोग जो बताते हैं कि यहाँ पे मोटे मोटे आइस की शीट्स हैं और जिनका थिकनेस जो है 2000 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक है. और owing to the permanent cover of ice on its land surface, Antarctica is called white continent. अब चूंकि इसके अंदर पूरा स्नो ही स्नो है चारों तरफ और ये पूरी तरह से कवर्ड है, ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से कवर्ड है. एंड आई हैव ऑलरेडी शोन यू द मैप ऑल्सो वेयर वी कैन सी दैट द होल कॉन्टिनेंट इज लुकिंग वाइट. इन माई फर्स्ट वीडियो आई हैव शोन यू. तो इसलिए इसको वाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है. ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द कंटिनेंट इज द अंटार्कटिक प्लेटू एंड पोलर और द पोलर प्लेटू, अ लार्ज एरिया ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका. अब ईस्ट अंटार्कटिका के अंदर एक प्लेटू है जिसका नाम है अंटार्कटिक प्लेटू और जिसको पोलर प्लेटू भी कहा जाता है. और इसका एरिया जो है वो कम से कम 1000 किलोमीटर्स के अंदर ये फैला हुआ है. It includes the geographic South Pole region और ये South Pole region को include करता है. फाइन. तो South Pole region को कैसे include करता है, ये हम जानते हैं कि ऊपर में नॉर्थ पोल है और नीचे में साउथ पोल है. तो साउथ पोल रीजन जो है ये इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है. दिस ह्यूज कॉन्टिनेंटल प्लेटू इज एट एन एवरेज एलिवेशन ऑफ अबाउट 3000 मीटर्स. और ये ह्यूज कॉन्टिनेंट प्लेटू जो है, ये पोलर प्लेटू, इसका एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन 3000 मीटर्स है सी लेवल से. ठीक है. सी लेवल से इसकी हाइट कितनी है, 3000 मीटर्स तक. द हाई एलिवेशंस ऑफ द प्लेटू combined with its high latitudes and its extremely long dark winters make it the coldest region of Antarctica and of the entire world. So ये तीन चीज़ें जो इस प्लेटू को सबसे कोल्डेस्ट रीजन बनाती है अंटार्कटिका, माने अंटार्कटिका के अंदर भी, अंटार्कटिका खुद में एक कोल्डेस्ट रीजन है, ये खुद में एक कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसके अंदर भी जो पोलर रीजन है ये सबसे ज़्यादा कोल्ड प्लेस है इनसाइड दिस कॉन्टिनेंट. क्यों? क्योंकि इसको ये तीन फैक्टर्स मिलके सबसे कोल्डेस्ट रीजन बनाती है. क्या क्या? हाई एलिवेशंस ऑफ द प्लेटू. प्लीज लेट मी स्टार्ट माय पेन. So these are the three high elevations of the plateau, after that combined with its high latitudes, माने इसका latitudes भी काफी high है. ओके. latitudes longitudes मैं बताई हूँ आप लोगों को. and its extremely long dark winters. ये तीन चीजें जो है, ये तीन फैक्टर्स मिलकर इस रीजन को सबसे कोल्डेस्ट रीजन बनाती है अर्थ के ऊपर. इज द लार्ज कोल्ड डेजर्ट, सॉरी, अंटार्कटिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इसको कोल्डेस्ट रीजन बनाती है. किसको? पोलर प्लेटू को. इस पोलर प्लेटू को सबसे कोल्डेस्ट रीजन बनाती है ये तीनों फैक्टर मिलकर, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है. दैट्स व्हाई आई हैव अंडरलाइंड ऑल द फैक्टर्स. सो प्लीज कीप देम इन योर माइंड.
उसके बाद अंटार्कटिका इज द लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट ऑन द अर्थ, और अंटार्कटिका जो है सबसे बड़ा कोल्डेस्ट डेजर्ट है अर्थ के ऊपर, इससे बड़ा और कोई भी नहीं है. So this is box, we have not to go there. So in some places such as Queen Maud Land in the eastern coastal area, the land is exposed as steep mountainous slopes which are made of ancient granite and gneiss rocks. अब कुछ जगहों पर जैसे क्वीन मॉड लैंड है, इस ईस्ट की तरफ का जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे क्वीन मॉड लैंड नाम की एक जगह है. ये ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में, मतलब ईस्ट की तरफ का. चलिए हम थोड़ा पिक्चर देख लेते हैं. सो ये क्वीन मॉड लैंड है जो मैंने अभी बताया आपको. ये देखो, in some places such as Queen Maud Land in the eastern coastal area, the land is exposed as steep mountainous slopes which are made of ancient granite and gneiss rocks. तो ये जो लैंड है ये एंशियंट ग्रेनाइट से बने हुए हैं और ये ईस्टर्न पार्ट में है, अंटार्कटिका के ईस्टर्न पार्ट में है, और ये नीस रॉक से भी बने हुए हैं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बिटवीन लेसर अंटार्कटिका ग्रेटर अंटार्कटिका, इन दोनों के बीच में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स. माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं पता ही होगा आपको, तो उसको ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स कहते हैं. ये रहा इसका इमेज, ये रहा. ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं. सो अंटार्कटिका हैज़ एक्टिव वॉल्केनोज एज वेल. अब बोल रहा है कि उसका एक्टिव वॉल्केनोज भी है. एक्टिव वॉल्केनोज किसको बोलते हैं? जो फटते रहते हैं बीच बीच में, जिनका जो है वो उनमें एक्सप्लोजन होता रहता है. सो दीज आर माउंट एरेबस, वो सदर्न मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब साउथ की तरफ पाया जाता है. और is the second highest volcano of Antarctica after Mount Sidley. और माउंट सिडली के बाद माउंट एरेबस जो है सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है, वॉल्केनो वाला माउंटेन. सो इज लोकेटेड, जो माउंट एरेबस है वो लोकेट है कहाँ पर है? रॉस सी के जगह में है. रॉस सी में दिखा चुकी हूँ आपको पहले वाले स्लाइड में, मतलब फर्स्ट वाले वीडियो में रॉस सी दिखा चुकी हूँ. वहाँ पर देखना माउंट एरेबस बोल के कोई माउंटेन है. The Beardmore Glacier is spanning over 200 kilometers is another important physical feature of Antarctica. So ये जो है Beardmore Glacier, ये भी अंटार्कटिका का एक important physical feature है. So it is one of the largest glaciers in the world. Largest glacier है. Mount Vinson is the highest mountain peak in Antarctica. ये जो है highest mountain peak है अंटार्कटिका के अंदर, और it is पार्ट ऑफ 21 किलोमीटर लॉन्ग माउंटेन. मैसिव बोलकर कोई माउंटेन है, उसका ये पीक है माउंट विंसन, जो कि अंटार्कटिक पेनिनसुला में सिचुएटेड है. सो अंटार्कटिक पेनिनसुला भी मैं इमेज में आपको दिखा चुकी हूँ. ओशंस अराउंड अंटार्कटिका हैव ह्यूज मासेस ऑफ फ्लोटिंग आइस कॉल्ड आइसबर्ग्स. अब ऐसा आइस का बड़ा बड़ा शीट या फिर आइस माउंटेन होता है जो एक्चुअली क्या होता है, वो ग्लेशियर्स किसको बोलते हैं हमको पता है कि आइस माउंटेन को हम ग्लेशियर्स बोलते हैं, जो सी के बगल में माउंटेन के रूप में वो स्टैंडिंग होता है, खड़ा हुआ होता है. और जब इन्हीं ग्लेशियर्स से कुछ कुछ टुकड़े टूटकर पानी में गिर जाते हैं तो वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं, तो उसको आइसबर्ग बोलते हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ फ्रेश वाटर आइस. फ्रेश वाटर आइस से बने हुए होते हैं, और इसमें लिखा है कि यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ एन ग्लेशियर. ग्लेशियर का पार्ट हुआ करता था ये. नाउ दे फ्लो डाउन टू द सी, और वो सी में चले जाते हैं और वहाँ पर तैरते रहते हैं फॉर एजेस. अब मैं पूरा सेंटेंसेस नहीं पढ़ रही हूँ, यू कैन स्टडी
जहाँ पे बहुत टफ रहेगा वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी. Scientists have confirmed that thousands of pristine blue lakes have appeared on the ice sheets of East Antarctica. अब बोलते हैं साइंटिस्ट लोग ने बताया है, क्योंकि हम पहले ही पढ़े हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट वहाँ जाके अपना एक्सप्लोरेशन करते रहते हैं. सो थाउजेंड्स ऑफ प्रिस्टाइन ब्लू लेक्स, अब वो जो है बहुत सारे लेक्स अब वहाँ बन गया है अंटार्कटिका के अंदर. कैसे? बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग these glaciers are now melting and they are taking the form of lakes. माने ये जो ग्लेशियर्स है वो लेक्स का रूप लेते जा रहे हैं, अब गल गल के वो गलते जा रहे हैं, मेल्ट होते जा रहे हैं, एंड दे आर फॉर्मिंग लेक्स आउट ऑफ द ग्लेशियर्स. मोस्ट ऑफ दीज लेक्स आर सुप्रा ग्लेशियल और मेल्ट वाटर लेक्स. मतलब वही मैं जो बताइए आपको कि वो जो ग्लेशियर जो है वो पिघल के लेक का रूप ले लेते हैं, विच कुड हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एंटायर अंटार्कटिक्स आइस सेल्फ. और ये बहुत बड़ा डेंजरस की बात है. अगर सारा आइस पिघल जाएगा तो अंटार्कटिका जो है वो अंटार्कटिका नहीं रहेगा, फिर वो पानी में बदल जाएगा. और अगर पानी में बदल गया तो क्या होगा? पूरी पृथ्वी उस पानी में डूब सकती है. इसीलिए दिस इज अ वेरी डेंजरस साइन दैट ऑल द ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग and taking the form of lakes. So several large lakes lay buried under the thick Antarctic ice. और बोलते हैं कि जो अंटार्कटिक के अंदर जो आइस शीट्स है उनके अंदर में लेक्स है, बहुत सारा नीचे में लेक्स है. एंड द प्रेशर ऑफ ओवरलाइंग आइस, अब लेक है नीचे में और उसके ऊपर आइस शीट्स है. अब ये आइस शीट्स का जो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि नीचे के पानी को वो जो है वाटर फॉर्म में रखता है. ठीक है, ऑफ दीज सब ग्लेशियल लेक्स इन लिक्विड स्टेट में रखता है नीचे के पानी को. लेक वोस्टॉक इज द लार्जेस्ट लेक डिस्कवर्ड सो फार. सबसे बड़ा लेक है ये लेक वोस्टॉक, लाइंग बीनीथ 3.5 किलोमीटर्स ऑफ आइस. अब आइस के नीचे ये 3.5 किलोमीटर्स नीचे है, आइस शीट के 3.5 किलोमीटर्स नीचे है ये. इट एक्सटेंड्स ओवर 12,500 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड हैज़ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 430 मीटर्स. और माने आइस खुद 3.5 किलोमीटर्स मोटा होगा, हाँ, और उसके नीचे फिर ये लेक है जिसका कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है लेक? 12,500. और इसका जो है इसका एवरेज डेप्थ कितना है, माने लेक का एवरेज डेप्थ कितना है? 430 मीटर्स. अब क्लाइमेट में आ जाते हैं. अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द कंटिनेंट्स. हम जानते हैं सबसे कोल्ड है. द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट इज मच लोअर देन द नियर द कोस्ट. और इसका जो टेम्परेचर है इन द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मैंने सेंटर के बीच में, मैंने अगर सेंटर पूरा आप कॉन्टिनेंट को ले तो जो सेंटर है वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लोअर है कंपेरिजन टू द कोस्टल एरियाज. मैंने समुद्र के किनारे का जो एरियाज है उसकी तुलना में इन कंपेरिजन टू दीज कोस्ट्स द सेंट्रल अंटार्कटिका, मैंने अंटार्कटिका का जो बीच वाला पार्ट है बीचों बीच में ज़्यादा ठंडा है. समर मंथ्स एक्सटेंड फ्रॉम नवंबर टू फरवरी as it lies entirely in southern hemisphere, where a season experienced during a period of time is opposite to the one experienced in the northern hemisphere in the same duration. अब बोल रहा है जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो सीजन रहता है जस्ट उसके ऑपोजिट साउदर्न हेमिस्फेयर में रहता है. या फिर ऐसा बोल लो कि साउदर्न हेमिस्फेयर में नवंबर से लेकर फरवरी तक का जो मंथ है वो क्या लिखा है? समर. हाँ, समर होता है उस टाइम पे. नवंबर से लेकर फरवरी तक का मंथ में समर होता है. और जो क्योंकि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में है, जो अंटार्कटिका है वो किधर है? साउदर्न हेमिस्फेयर में है. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो सीजन है वो ठीक साउदर्न हेमिस्फेयर के उल्टा होता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. So
इस पेज में टेम्परेचर के बारे में बता रहा है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है। द एवरेज समर टेम्परेचर इज़ अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस। एवरेज समर टेम्परेचर यहाँ का कितना होता है हम लोग का, इस जो अंटार्कटिका रीजन का छोड़ के 48 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इतना ज़्यादा डिग्री हम लोग का बढ़ जाता है समर में। लेकिन यही अंटार्कटिका में समर टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। माने गर्मी के सीज़न में भी वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। इन दीज मंथ्स समर सन जो है नेवर सेट्स, वो कभी सन जो है डूबता नहीं है। और कॉन्टिनेंट हैज़ 24 आवर्स ऑफ सनशाइन, माने 24 घंटा वहाँ पर सनशाइन होता है, माने रात होती नहीं है वहाँ पे। टेम्परेचर ओकेजनली राइजेज अबव 0 डिग्री इन सम प्लेसेस, और कभी कभी बिरले ही ऐसा होता है, कभी मतलब एकदम रेयर केसेस में होता है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बढ़ जाता है। एज द सन रिमेन्स अबव द होरिजन फॉर लॉन्ग पीरियड्स, अंटार्कटिका रिसीव्स मोर सोलर रेडिएशन दैन ट्रॉपिक्स। अब सन जो है हर समय हॉरिजन पर होता है, मतलब हर समय आकाश में दिखता रहता है, हॉरिजन में होता है, इसका मतलब हुआ तो ये ज़्यादा जो है रेडिएशन रिसीव करता है अंटार्कटिका दैन द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स किसको बोलते हैं, अर्थ का रीजन अगर हम देखें, ये देखिए ये फ्रिजिड जोन है, दिस इज फ्रिजिड जोन। उसके बाद आता है टेम्परेट जोन और ये ट्रॉपिक्स है। ये देखिए रुकिए इसको, लेट मी क्लोज दिस। So see, frigid zone, this is frigid zone and this is Antarctica. Antarctica is in frigid zone. Antarctica is in frigid zone. This is Antarctica, fine. And यहाँ पे जब जो सन का जो किरण पड़ता है, डायरेक्टली पड़ता है, और क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जो अंटार्कटिका रिसीव्स मोर सोलर रेडिएशन देन द ट्रॉपिक्स। माने ट्रॉपिक्स में इतना ज़्यादा सोलर रेडिएशन, माने इस जगह पे इतना ज़्यादा सोलर रेडिएशन नहीं पड़ता है जितना कि अंटार्कटिका में। माने सोलर रेडिएशन मतलब द रेज कमिंग फ्रॉम द सन्स, अंटार्कटिका इज रिसीविंग दीज रेज कमिंग फ्रॉम द सन्स मोर देन द ट्रॉपिक्स। इस एरिया की तुलना में अंटार्कटिका में ज़्यादा सन पड़ता है, कब, समर के सीजन में। तो क्या होता है, बट द हाईली रिफ्लेक्टिव आइस और स्नो कवर्ड सरफेसेस, लेकिन जो आइस का जो माउंटेन होता है वहाँ पे इतना ज़्यादा हाईली रिफ्लेक्शन करता है सन रेज का या फिर सोलर रेडिएशंस का, कि जो भी सन की रोशनी या फिर किरणें जो वहाँ पे रेज आते हैं सन की रेज जो आती हैं वहाँ पे, उनको जो ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ जो बर्फ़ के माउंटेन्स होते हैं, उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं स्पेस में, वापस उन लोग को स्पेस में भेज देते हैं। इसीलिए आज तक कभी भी, माने आज तक नहीं, माने अंटार्कटिका जो है वहाँ पर बर्फ़ का शीट कैसे बना, यही कारण है कि वहाँ पर जो है बर्फ़ का माउंटेन बनता गया, क्योंकि कभी भी सूरज की जो रोशनी है वो वहाँ तक आती नहीं, और अगर आती भी है समर के सीज़न में तो उनका जो बर्फ़ का जो माउंटेन है वो उनको वापस स्पेस में भेज देता है। इस कारण से क्या होता है कि ये बर्फ़ जो है कभी भी पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है। लेकिन अब जो है बर्फ़ क्यों पिघल रही है वहाँ पे, ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते जो है वहाँ का टेम्परेचर अब बढ़ रहा है, और शोइंग साइंस ऑफ इंक्रीजिंग मेल्टिंग प्रॉब्लम। During winter months, which extend from May to August, there is darkness 24 hours a day. अब विंटर सीजन में क्या होता है, विंटर मंथ में मई से अगस्त के बीच में विंटर का मंथ आता है वहाँ पे, और 24 आवर्स जो है वहाँ पे क्या होता है, डार्कनेस होता है, और टेम्परेचर कितना रहता है, -60 डिग्री टू 70 डिग्री, -60 डिग्री टू -70 डिग्री वहाँ का टेम्परेचर होता है। इस कॉमन ड्यूरिंग दिस टाइम। टेम्परेचर of 95 degree -95 degree Celsius has been the lowest temperature recorded by satellites in the South Pole. साउथ पोल में आज तक का रिकॉर्डेड लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, -95 डिग्री। सो कीप these temperatures in your mind, as these could be the questions in your
question paper and you have to give the answers of. Fine. The average manual temperature is around 50 degree Celsius, minus 50 degree Celsius. तो एवरेज कितना होगा? एवरेज आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, जितना भी टेम्परेचर से आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ फिगर्स, मतलब जितना टेम्परेचर आप ले रहे हैं डिवाइडेड बाय दैट नंबर, तो यू विल गेट द एवरेज टेम्परेचर. सो एवरेज 50 डिग्री रहता है वहाँ का. ये लाइन छूट गया ना. स्नो स्टॉर्म्स और ब्लिजार्ड्स आर कॉमन ऑकरेंसेस ड्यूरिंग दिस टाइम. स्नो स्टॉर्म्स वही जो एकदम बर्फीली हवाएं चलती है वहाँ पे, वही ब्लिजार्ड्स वही हुआ, बर्फीली हवाएं चलती हैं और बहुत तेज चलती है, इतनी ज़्यादा पर किलोमीटर आवर्स के हिसाब से वो चलती है कि वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है. अब प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, क्या ऊपर से गिरता है वहाँ पे. चलिए इसको देख लेते हैं. अंटार्कटिका इज रेफर्ड टू एज कोल्ड डेजर्ट. इट्स एनुअल प्रेसिपिटेशन इज लेस देन 200 मिलीमीटर अलोंग द कोस्ट एंड इवन लेसर इनलैंड. सो कोस्ट की तरफ 200 मिलीमीटर का प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब बारिश होती है, और अंदर में माने कोस्ट का जगह अलग हुआ और अंदर मतलब इनलैंड मतलब क्या हुआ, माने अंटार्कटिका के अंदर और भी कम वर्षा होती है. दिस इज because the atmosphere contains very little water vapor. अब obviously बारिश कैसे होती है? बारिश अगर वाटर वेपर से बारिश होती है, हमको सब कोई को पता है. अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगा? वाटर वेपर ही ना बारिश के रूप में नीचे गिर जाती है, तो वाटर वेपर ही नहीं होगा तो बारिश कहाँ से होगी? और अगर वाटर वेपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ इवापोरेशन होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पे जब सूरज का जो रोशनी पड़ता ही नहीं है, सूरज की किरणों से जो है इवापोरेशन टेक्स प्लेस. सो बिकॉज ऑफ दी जो आइस शीट्स है, दे आर नॉट टेकिंग, मतलब जो सोलर रेज होता है उसको आइस शीट्स आने ही नहीं देता है वहाँ तक, है ना. वो जो सोलर किरणों को वो आइस शीट्स जो है दे रिफ्लेक्ट द सोलर रेज आउट और बैक टू दी माने स्पेस में उन लोग को वापस भेज देता है. तो जब सूरज की किरणें ही नहीं होगी तो इवापोरेशन कहाँ से होगा? और अगर इवापोरेशन नहीं होगा तो वाटर वेपर नहीं होगा, और अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी. तो प्रेसिपिटेशन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नो एज द टेम्परेचर मोस्टली रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. और जो प्रेसिपिटेशन किसका होता है? वर्षा का तो माने पानी का तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता है, माने बारिश तो हो नहीं सकती है. तो प्रेसिपिटेशन किस चीज़ का होता है? प्रेसिपिटेशन स्नो का होता है. वहाँ स्नो गिरता है क्योंकि वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे रहता है हर समय टेम्परेचर. द स्नो दैट फॉल्स हियर डज नॉट मेल्ट ड्यू टू द सब जीरो टेम्परेचर बट बिल्ड्स अप ओवर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म लार्ज थिक आइस शीट्स. अब जो प्रेसिपिटेशन जो आइस का होता है, बर्फ का जो प्रेसिपिटेशन होता है, स्नो जो नीचे गिरता है, वो गलता तो है नहीं कभी. क्यों नहीं गलेगा? मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अब गलता नहीं है तो क्या होता है? वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गिरता रहता है थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से. दिस इज बीन देयर एंड यू नो दिस प्रोसेस इज बीन देयर, यू नो, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस आज क्या हुआ है, वो जो स्नो है जो एक दूसरे के ऊपर गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता रहता है, लेयर्स बनाता रहता है, बनाता रहता है, एंड दे हैव टेकन अ फॉर्म ऑफ आइस शीट्स. आइस शीट बन गया वो. Now Antarctica's terrain is made up of glaciers, ice shelves and icebergs. और इन सब चीज़ों से मिलकर अंटार्कटिका का जो टीरेन है, मैंने वहाँ का जो मैंने अंटार्कटिका, पूरा अंटार्कटिका का जो लैंड है वो ये इन सब चीज़ों से मिलकर बना है. The most hazardous aspect of the weather is the strong chilly winds and that blow almost throughout the year. हाँ, तो बता चुकी हूँ कि चिली विंड वहाँ पर बहता रहता है हर समय में, एकदम जो है हड्डी को भी गला देने वाला जो ठंड है वहाँ पे, और हड्डियों को भी गला देने वाला स्टॉर्म, तूफान वहाँ पे हर समय चलता रहता है थ्रू आउट द ईयर. द रीजन
in the center of the continent is relatively calm. लेकिन कॉन्टिनेंट के जो सेंटर में जो है, माने सेंटर की अगर बात करें, कॉन्टिनेंट के जो बीच में अगर हम आ जाए, पूरे कॉन्टिनेंट के बीचों बीच अगर हम खड़े हो जाएं, तो थोड़ा सा राहत मिलता है वहाँ पे, थोड़ा सा काम होता है, थोड़ा माने थोड़ा सा वहाँ आप खड़े हो जाओगे तो थोड़ा आपको राहत की सांस ले सकते हो. अब वहाँ का वेजिटेशन मिनरल कैसा हो सकता है? कैन यू इमेजिन, can you imagine what kind of vegetation could be found over there in Antarctica? Can you imagine, as there are nothing but ice and ice and ice everywhere? Can you imagine what kind of imagination could be over there in the continent of Antarctica? Well, the answer is very easy and simple. कैसे हो सकता है वेजिटेशन वहाँ पे, जहाँ चारों तरफ सिर्फ आइस ही आइस है, वहाँ पर कैसे वेजिटेशन हो सकता है? तो लेट्स रीड. अंटार्कटिका हैज़ नो ट्रीज और बुशेस एज द सीवियर वेदर कंडीशंस डू नॉट सपोर्ट वेजिटेशन. वहाँ का जो ऐसा वेदर कंडीशन है वो वेजिटेशन को होने ही नहीं देगा. कोई आप वहाँ पे कोई चीज़ का ग्रो कर ही नहीं सकते हैं प्लांट्स का. द ओनली प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव द एक्सट्रीम कोल्ड आर लीचेंस, मॉसेस एंड एल्गी. सो इसको एक मिनट रुकिए. सो एक्चुअली ये जो लीचेंस मैं बोली, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा कंफर्म करी, तो इसको लाइकेंस बोलते हैं, ठीक है. सो लाइकेंस, मॉसेस एंड एल्गी, द ओनली प्लांट्स दैट कैन सर्वाइव, माने यहाँ सिर्फ यही 3 तरह के जो प्लांट है वो सर्वाइव कर सकते हैं. दीज 3, लाइकेंस, मॉसेस एंड एल्गी, ये 3 तरह के जो प्लांट्स है, बस यही, और कुछ नहीं. एक्सप्लोरेशंस हैव टेकन प्लेस टू फाइंड मिनरल रिसोर्सेज इन द लैंडमास बिलो द आइस शीट्स. और जो अब हमको पता है कि माउंटेन्स के अंदर ही हमको मिनरल्स मिलता है. एक्चुअली मिनरल्स ही आपस में मिलकर माउंटेन बनाते हैं. तो यहाँ पर भी एक्सप्लोरेशंस तो साइंटिस्ट लोग करते ही रहते हैं हर समय में. तो उनको पता चला है कि यहाँ का जो मिनरल रिसोर्सेज है वो क्या क्या है आइस शीट्स के अंदर जो पाया जाता है. व्हाट आर दे? दे आर oh my god, okay, from here. So what are they? Coal, iron ore and copper ores, along with several other minerals have been located at different places across the continent. So these are some of the minerals which are found in Antarctica, और ये जो है आइस शीट्स के अंदर में पाए जाते हैं. Let's go to the next page. तो नेक्स्ट पेज में है अंटार्कटिका अ ह्यूमन वॉइड जोन. अब अंटार्कटिका जो है उसको बोला जा रहा है कि ये एक ह्यूमन वॉइड जोन है, मतलब ऐसा जोन है जहाँ पर ह्यूमन नहीं रह सकते हैं. क्यों? अंटार्कटिका इज सेड टू हैव अ प्योर एनवायरनमेंट एंड क्लियर स्काईज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड पॉल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर. ओबियसली वहाँ वाटर वेपर नहीं होता है तो, और पोल्यूशन भी नहीं होता है, कोई रहता ही नहीं है तो पोल्यूशन कैसा होगा वहाँ पे. सो द एटमॉस्फेयर इज परफेक्टली ऑल राइट, बट इवन देन in spite of all these conditions it's not possible for human beings to stay over there or reside over there. क्यों? though it has mineral resources, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि वहाँ पे वाटर वेपर नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है. though it has mineral resources बहुत ज़्यादा है, फ्रेश वाटर है वहाँ पे. see here, fresh water, lots of protein rich fish in the water. वाटर में बहुत सारी प्रोटीन रिच फिश होती है वहाँ पे. The chances of human settlement जो है वो in near future are bleak. इन सब के बावजूद भी ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पर होना, ह्यूमन सेटलमेंट का वहाँ पे होना, ये बहुत ब्लीक है, माने डार्क है, ये ऐसा नहीं हो सकता है. इट इज़ द रिमोटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड
in addition to being covered with a thick blanket of ice. और ये वर्ल्ड का सबसे रिमोटेस्ट प्लेस है, मैंने बहुत दूर है दुनिया से, मैंने हमारी दुनिया से ये जगह बहुत दूर है। और अदर थिंग क्या है कि यहाँ पर थिक ब्लैंकेट ऑफ आइस ही आइस है खाली। मोरोवर लॉन्ग मंथ्स विदाउट सनलाइट, और इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे मंथ्स होते हैं जो कि सनलाइट उनमें होता ही नहीं है। 24 घंटा, एक जगह मैंने पढ़ाया कि आपको 24 घंटा जो है वहाँ सन निकलता ही नहीं है, और फिर 24 घंटा सन निकलता है। कभी ऐसा होता है कि 24 घंटा सन का कोई दर्शन ही नहीं होता, और कभी कभी 24 घंटा सन रहता है। सो दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर और वेदर इज फाउंड ओवर देयर, सो दैट इज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल एंड ऑल्सो मैंने ये कंफर्टेबल भी नहीं है, और ह्यूमन यहाँ पर रहे इसके लिए ये जो है सूटेबल भी नहीं है। तो उसके बाद आगे क्या है देख लेते हैं। मोरोवर लॉन्ग मंथ्स विदाउट सनलाइट, अच्छा लैक ऑफ रेन, बारिश यहाँ नहीं होती है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है यहाँ पे, हार्श वेदर होता है यहाँ पे, एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन होता है यहाँ पे, मैंने वेजिटेशन नहीं होता है वहाँ पे। तो वेजिटेशन भी नहीं होगा तो जिंदा कहाँ से रहेगा लोग, अगर वहाँ रहने भी चला गया तो खाएगा क्या, बाहर से ला के थोड़ी ना खाएगा। सो नॉट पॉसिबल, ह्यूमन सेटलमेंट इज no way possible in the continent of Antarctica because of these weather conditions are some of the features that make Antarctica unfavorable for human settlement. Fine. Although there is no formal government, Antarctica is governed by Antarctic Treaty System. अब वहाँ कोई फॉर्मल गवर्नमेंट तो होता ही नहीं है, कोई लोग ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट कौन चुनेगा वहाँ पर, तो कोई गवर्नमेंट तो वहाँ का है नहीं। लेकिन उस जगह अंटार्कटिका को भी गवर्न किया जाता है कैसे, एटीएस, उस सिस्टम का नाम है एटीएस, उसका मतलब है, फुल फॉर्म है एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम, विच कंप्राइजेस द एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड अ नंबर ऑफ रिलेटेड एग्रीमेंट्स। अब इस ट्रीटी में क्या है, ट्रीटी मतलब होता है कि सब जब बहुत सारे देश एक संधि पर, संधि मतलब एक प्रोटोकॉल पर साइन करते हैं कि हाँ यस वी विल फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस, तो उस प्रोटोकॉल में सारा गाइडलाइंस लिखा रहता है, और उस प्रोटोकॉल को सारा जो कंट्रीज है साइन करता है कि यस वी अग्री टू ऑल दीज गाइडलाइंस और वी विल फॉलो ऑल दीज गाइडलाइंस रिटन इन दिस प्रोटोकॉल। तो उस चीज को, उस प्रोसेस को हम संधि बोलते हैं, ट्रीटी बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं। द एंटार्क्टिक ट्रीटी वाज साइंड इन 1959 एंड केम इनटू फोर्स इन 1961। 1951 में साइन किया गया था, 1961 में ये लागू कर दिया गया था। नेशंस ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम अग्रीड इन 1991 टू पुट अ हॉल्ट टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स व्हेन दे साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटोकॉल ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन which banned mining in Antarctica indefinitely। अब जो नेशंस जो इस मैंने आपको बताया कि कुछ देश आपस में मिलकर इस ट्रीटी को साइन करते हैं कि हम लोग इसमें लिखा हुआ सारा गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। लेकिन 1991 में क्या हुआ, वो लोग एक गाइडलाइन उसके अंदर लिखे, उस प्रोटोकॉल में एटीएस के अंदर और एक तो गाइडलाइन वो लोग लिखे। वो क्या था कि वो लोग जो वहाँ पर एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट लोग जाकर जो दे आर लीडिंग सम एक्सपीडिशंस, दे आर लीडिंग सम एक्सप्लोरेशंस, वहाँ जाके जो वो एक्सप्लोरेशंस कर रहे हैं, वो लोग जो मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन करते हैं कि आइस शीट्स के अंदर क्या है, तो यहाँ क्या है, तो वहाँ क्या है। तो जब उनको पता चला देर आर मिनरल्स इनसाइड दीज आइस शीट्स, तो एक ट्रीटी बना। तो वो क्या कि उनका एक्सप्लोरेशन मैंने उसको निकालने लगे, उन मिनरल्स को वो निकालने लगे। लेकिन उनको पता चला बाद में कि नहीं, इतना ज़्यादा यहाँ के आइस शीट्स का अगर हम लोग मिनरल्स निकाल लेंगे तो देयर कुड बी सम रिवर्स आउटकम्स, माने कुछ उल्टा इसका आउटकम हो सकता है। इसीलिए व्हाट दे डिड इन 1991 दे अग्रीड अपॉन and another guideline that yes
they will no longer explore the minerals inside the ice sheets in Antarctica. और वो लोग इस बात पे अग्री हुए कि अब वो लोग जो आइस शीट्स के अंदर जो मिनरल्स है अब वो लोग एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, उसको नहीं निकालेंगे वहाँ से, और इनडेफिनिटली तो नहीं निकालेंगे, थोड़ा निकाल लिए तो ठीक है, एकदम ऐसे नहीं कि निकालते ही गए और निकालते ही गए, ऐसा नहीं होगा. दिस इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन जनवरी 1998 विद एन एफर्ट टू प्रिजर्व द एनवायरनमेंट. और इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के रूप में ये 1998 में ये इसको लागू कर दिया गया. द कंटिनेंट इज दस डोमिनेटेड बाय साइंटिफिक एक्टिविटीज रादर देन कमर्शियल अंडरटेकिंग्स एट द मोमेंट. तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होता है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल अंडरटेकिंग्स यहाँ पे नहीं होता है. मतलब कोई भी यहाँ पर मतलब कमर्शियल अंडरटेकिंग्स मतलब ऐसा कोई भी यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं ले जाया जा सकता है जिसको कि बेचा जा सके. जैसे मान लो यहाँ से मिनरल्स निकालते थे वो लोग पहले, तो उसके बाद उस पर एक हॉल्ट आ गया, मैंने एक स्टॉप लगा दिया गया उसके ऊपर कि नहीं अब कोई भी इससे मिनरल्स नहीं निकाल सकता है, तो ये कमर्शियल के रूप में अब यूज़ नहीं किया जाएगा, ऐसा उन लोगों में एग्रीमेंट हुआ. तो अभी सिर्फ क्या होता है, सिर्फ साइंटिफिक एक्टिविटीज़ ही वहाँ पे होता है. So next paragraph में currently more than 40 permanent scientific research stations are operated year round by 30 nations. ये सारे nations का नाम है, ये सारे nations जो है, I am not reading out the names of these nations, you could well read yourself. ये सारे जो countries हैं, इन ये जो 30 countries है इनका 40 permanent scientific research stations अभी अंटार्कटिका में चल रहा है जो पूरे साल काम करता है. These stations conduct research on the continent which includes unraveling the mysteries of the recent climate change of the earth. और ये लोग यहाँ पे इस मिस्ट्रीज़ को अभी, ये जो रहस्य है कि कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है अर्थ के ऊपर, इसको अभी खोजने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे. So these are boxes, we have not to go to these boxes. So we have to start from threats to the continent. So what are the threats which are being posed to this continent? The size of the Antarctica has started shrinking due to the melting of the ice shelves. अब हम पढ़ चुके हैं कि due to the effect of the global warming, ice sheets are melting and melting and melting and they are taking the form of lakes, which is very dangerous. अगर मान लो पूरा वहाँ का ग्लेशियर्स पिघल जाएगा तो धीरे धीरे कॉन्टिनेंट ही ख़त्म हो जाएगा. तो चूँकि बहुत सारा ग्लेशियर्स पिघल चुका है तो अंटार्कटिका का साइज़ जो है छोटा होते जा रहा है धीरे धीरे. दिस इज़ कॉज्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग. देयर इज़ अ सब्सटैंशियल राइज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम. और ये ग्लोबल वार्मिंग के चलते हो रहा है, जो कि क्यों होता है. अब ग्लोबल वार्मिंग एक अलग कंसेप्ट है, उसको यहाँ समझाना मुश्किल है, उसके लिए अलग एक बताऊंगी कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इतना तो पता ही है सबको को कि जो है सर्टेन गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में उनका जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है. एंड दीज गैसेस आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. सो व्हाट आर दीज गैसेस, मतलब हमारे ग्लोबल वार्मिंग के चलते, मैं हिंदी में भी बोल दे रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश. तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है कि कुछ गैसेस जो हैं जिनका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, और ये जो गैसेस है ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्यों अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है गर्म होता जा रहा है. सो व्हाट आर दीज? कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड और फॉसिल फ्यूल्स को हम लोग जो जलाते हैं, जो हम लोग जिसको यूज़ करते हैं फ्यूल के रूप में, कोल है फॉसिल फ्यूल. और फॉसिल फ्यूल क्या है वो भी आपको पता ही होगा. कोल जलाते हैं, पेट्रोलियम जलाते हैं. ये सब जब हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत बढ़ जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है. इन अंटार्कटिका मोस्ट ऑफ द आइस इज ऑन द लैंड. अंटार्कटिका में ज़्यादा से ज़्यादा जो आइस है वो लैंड के ऊपर में है. So if the melting of Antarctica ice sheets continues
इट विल लीड टू एन इंक्रीज इन द सी लेवल ऑफ द अर्थ। और अगर जमीन का मन अंटार्कटिका का जो जमीन है वहाँ का अगर सारा शीट धीरे धीरे पिघल गया तो ये अर्थ का सी लेवल को बहुत बढ़ा देगा और इसमें पूरी दुनिया डूब सकती है। द कोस्टल एरियाज ऑफ मेनी कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर तो बोल रहा है कि बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स का जो है कोस्टल एरियाज डूब जाएगा, और क्या पता अगर सारा ही पिघल गया तो पूरी दुनिया भी डूब सकती है उसके अंदर। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज द लास्ट पेज आई होप, या दिस इज द लास्ट पेज। So reduction in ice cover will threaten the existence of many living organisms such as krill among others। मैंने अब मान लो कि आइस कवर अगर धीरे धीरे पिघल जाएगा तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि ये जो क्रिल और अदर एनिमल्स हैं ये आइस में ही रह सकते हैं। इनका जो शरीर है ये आइस में ही जन्म लिया है और ये इनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो ये सब खतरे में आ सकते हैं। डिसअपियरेंस ऑफ क्रिल वुड मीन लॉस ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन इट। और अगर क्रिल मर जाता है तो इसका मतलब है कि लॉस ऑफ फूड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, अब जो क्रिल को खाता है वो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे, क्योंकि क्रिल अगर मर गया तो जो ऑर्गेनिजम्स क्रिल को खाते हैं वो ऑर्गेनिजम्स भी मर जाएंगे, क्योंकि क्रिल ही नहीं रहेगा खाने के लिए, तो वो कैसे जिंदा बच सकते हैं। Thus climate change will adversely affect the entire Antarctic ecosystem। इसीलिए अगर क्लाइमेट चेंज हुआ और अगर बर्फ पिघल गया तो क्या होगा, ये पूरा इकोसिस्टम को नष्ट कर देगा अंटार्कटिका का। The once remote interior of the continent is increasingly witnessing more scientists and tourists। अब क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी एक कारण है कि पहले ये जो कॉन्टिनेंट था कोई इसके बारे में जानता ही नहीं था। ये कम से कम 19th सेंचुरी में सबको को पता चला कि ऐसा भी कोई कॉन्टिनेंट है जो पूरी तरह से आइस से ढका हुआ है। तो क्या किए साइंटिस्ट लोग वहाँ जाने लगे, टूरिस्ट लोग भी जाने लगे वहाँ देखने के लिए कि चलो देख के आते हैं अंटार्कटिका कैसा है। तो ये जो विजिटर्स का जो इंक्रीजिंग हुआ है वहाँ पे, एन इंक्रीज इन विजिटर्स मीन मोर डिस्टर्बेंसेस टू द फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड मोर पोल्यूशन। अब जो डिस्टर्बेंस इनसे होता है, अब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ लोग जाएंगे तो पोल्यूशन तो फैलेगा ही कुछ ना कुछ तरीके से। सदर्न ओशन सराउंडिंग अंटार्कटिका इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू वाटर पोल्यूशन। अब वहाँ पर जो सदर्न ओशन है वो वहाँ से अगर लोग जहाज से जाते हैं, अगर जो बड़े बड़े जो वाटर के जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज जो होते हैं, उससे अगर जाएंगे तो उससे वाटर पोल्यूशन होगा। वाटर पोल्यूशन कैसे होगा, जहाज के अंदर का जो तेल होता है ना वो पानी के अंदर चला जाता है, तो उससे वाटर पोल्यूशन होता है। ए मेजर रीजन फॉर पोल्यूशन इन अंटार्कटिका इज ऑयल स्पिल्स कॉज्ड बाय, यहाँ लिखा हुआ भी है, कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग शिपिंग एक्टिविटी इन द रीजन। तो शिपिंग एक्टिविटी जो भी होता है वहाँ पे शिप से जो जाया जाता है उसके अंदर जो तेल जो है स्पिल होता है वाटर के अंदर, जो कि वाटर को पोल्यूट कर देता है। द वेदर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अंटार्कटिका आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस वेदर कंडीशंस इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अंटार्कटिका का जो वेदर कंडीशन है वो पूरी दुनिया के वेदर कंडीशन को जो है अफेक्ट कर सकता है। वेदर स्टेशंस have started their operations in many parts of Antarctica to keep a close watch on the changes in weather conditions। और वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट लोग वेदर कंडीशन के ऊपर अपना जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग सब एकदम क्लोज वॉच रखे हुए हैं, सबको एकदम क्लोजली स्टडी कर रहे हैं कि क्यों यहाँ का जो वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है। अब ओजोन होल इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ओजोन होल, हम सब जानते हैं कि ओजोन लेयर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर उसमें धीरे धीरे होल्स होता जा रहा है ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो इन द रिसेंट टाइम्स साइंटिस्ट्स हैव नोटिस्ड अ नोटवर्दी थिनिंग इन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर अबव अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका के ऊपर का जो ओजोन लेयर है वो काफ़ी पतला हो गया है पहले के मुकाबले। दिस इज टर्म्ड एज ओजोन होल, इसको ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल, ओजोन इज अ गैस मेड ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम से बना हुआ होता है। ओजोन का जो परत है उसको वो ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है। इट इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल एज इट एब्जॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। हम लोग को ये भी पता है कि ओजोन लेयर हाउ इट इज़ यूजफुल टू द ह्यूमन बींग्स बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स
द हार्मफुल अल्ट्रावायोलेट्स रेज फ्रॉम द सन। तो अगर ओजोन ही पतला हो जाएगा तो क्या होगा कि होल हो जाएगा उसमें, तो क्या होगा कि सन का जो अल्ट्रावायोलेट रेज है विच आर वेरी डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स, दे विल स्टार्ट डायरेक्टली कम टू द ह्यूमन बींग्स एंड दे विल स्टार्ट हिटिंग अस। हम लोगों के ऊपर डायरेक्टली वो आने लगेगा और हम लोग को हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है वो, जिसके लिए ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर विल अलाउ these rays to reach these parts of the earth, thereby affecting living beings adversely। वही मतलब हुआ जो मैं बताई हूँ कि ये कैसे लिविंग बींग्स को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। सो गाइज, आज अंटार्कटिका का चैप्टर वी हैव फिनिश्ड। सो आई हैव अ रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक माई वेज ऑफ टीचिंग, माई वेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक माई प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। और मैं बड़े मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में भी बोलती हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड ऑल्सो आई कलेक्ट अ लॉट ऑफ इमेजेस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, उसमें भी मुझे बहुत लेबर करना पड़ता है। सो you know, बस I want to say one thing, I have to labor hard for making these kinds of videos, and if at all you are impressed with the kind of labor I am performing, you know, in order to make these kinds of videos, then please like my videos, please subscribe my channel, and also you can write comments to me so that I could make my videos better and better. Also, if there are any chapters which you guys are not able to understand, then please feel free to send your queries regarding this. Feel free to tell me the names of the chapters, and I will feel free and I will also feel very happy to make videos upon these chapters. Fine. So next video के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।